नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के हम इस महत्वपूर्ण सेशन में आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो दोस्तों आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप दोस्तों वनडे एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो भी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम चलते हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल दोस्तों वह बात करता है आर्टिकल 124 की। अनुच्छेद 124 कहता है दोस्तों कि हमारे देश का जो उच्चतम अर्थात सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों, जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं दोस्तों, यह उसके न्यायालय अर्थात स्थापना एवं गठन की बात करता है। तो प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या फिर उसी को बोलते हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना या फिर गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो वह किया गया है 124 में, अनुच्छेद 124 में। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 124 का क्लॉज ए क्या कहता है दोस्तों, यह बात करता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की, जिससे हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनजैक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आप लोगों से वीडियोस के दौरान बोलता हूं कि जितने भी क्लॉज वाले आर्टिकल हैं दोस्तों, उन्हें बेहद खास तरीके से याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे घोल के पी लीजिए, लेकिन इनको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो पूछेगा यदि कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान या फिर चर्चा किस आर्टिकल में दोस्तों, तो यह किया गया है आर्टिकल 124 के क्लॉज ए में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनजैक बोलते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते दोस्तों, आर्टिकल 126 की तरफ। आर्टिकल 126 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जी दोस्तों, मान लीजिए इन द केस मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो वहां पर कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी उसके स्थान पर वह किस आर्टिकल के तहत की जाएगी दोस्तों, वह की जाएगी आर्टिकल 126 अर्थात अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। वहीं पर प्रश्न पूछ दे कि मेरे भाई बताइए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं यहां पर जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहा हूं, यह सभी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो जो कि अलग से बनाई थी हाई कोर्ट के ऊपर, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसके प्रावधान अलग हैं, इसके प्रावधान अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 127 में डिफाइन किया गया है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 129 जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण की तरह कार्य करता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, यह बात करता है सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में। तो प्रश्न यदि पूछ दे कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय के रूप में बताया गया दोस्तों, तो वह बताया गया है आर्टिकल 129 में। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियोस में की थी, फिर भी मैं थोड़े से आपको प्रिसाइजली बता देता हूं कि अभिलेखीय न्यायालय वह न्यायालय होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए निर्णय को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर यदि कोई ऐसा ही सिमिलर केस आए तो वह उसका रेफरेंस दे सके और उसके आधार पर निर्णय दे सके। दूसरा होता है कि यदि कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो वह उसे दंडित कर सके। तो इन दोनों के लिए क्या कहा जाता है, ऐसे दोनों गुणों वालों को अभिलेखीय न्यायालय, फिर अभिलेख न्यायालय के रूप में हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ रहे हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 134 की तरफ। आर्टिकल 134 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, अर्थात दोस्तों आप आपराधिक मामला होगा
क्रिमिनल मैटर होगा दोस्तों, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जो कि उसे प्रदान किया गया है अनुच्छेद 134 के अंतर्गत। वहीं पर दोस्तों बात करें आर्टिकल 148 की, जो कि बार बार पूछा जाता है और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है दोस्तों। यह बात करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जी दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 148 में। देखिए ध्यान रखिएगा, कैग की नियुक्ति करते हैं कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आपके सामने आ सकता है। तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान, या फिर पूछ दे कि महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 137 की तरफ। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देती है, यह शक्ति देती है दोस्तों, कि वह जो भी अपने निर्णय या फिर आदेश करेगी दोस्तों, उस आदेश पर बाद में वह पुनर्विचार कर सकती है। चाहे तो अपने निर्णय को ही पलट सकती है, चाहे तो उसमें कुछ बदलाव कर सकती है या फिर संशोधन कर सकती है। मान लीजिए इन द केस, कोई केस 2012 में उसने कोई क्या किया, जजमेंट दिया, अपना निर्णय सुनाया। अब रिसेंट कंडीशन में वैसा जस्ट सिमिलर केस आया है दोस्तों, तो हो सकता है कि वह उसी जजमेंट के सिमिलरिटी के आधार पे अपना फैसला सुना दे, या फिर वह जो निर्णय दिया गया था, पहले आदेश दिया गया था, उससे कुछ अलग अपने ही निर्णय को वह क्या करे, पलट दे। दोस्तों यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को इसी आर्टिकल 137 के अंतर्गत मिला हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 143 की। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की क्या होगी, शक्ति होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रपति एक ऐसा पद है हमारे देश में जो कि प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखेंगे, और कार्यपालिका का कहने एक प्रकार से तो प्रमुख मान लें उसको संवैधानिक तौर पे। तो दोस्तों यह जो राष्ट्रपति है उसको अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, किसी विधिक मामले में परामर्श ले सकता है, और यह प्रावधान उसे शक्ति दी गई है आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उसे किसी बात को लेकर परामर्श देती है या फिर अपनी राय देती है, तो वह राय सम्मान योग्य जरूर होगा कि राष्ट्रपति उसके राय को माने या न माने, यह बाध्यकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दिया या परामर्श दिया तो राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान भी सकता है या राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान नहीं सकता, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। यह भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 155 की तरफ। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया है। अब ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है भैया? राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। वहीं पर अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 क्या करता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। जब हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया था तब भी इसका जिक्र किया था। हमने आपसे बताया था कि हमारे भारत देश में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी सजा के मामले में उनकी कमी कर सकते हैं या फिर क्षमा कर सकते हैं। पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान दे सकता है। वहीं पर राज्यपाल जो क्षमादान देता है दोस्तों दंड के मामले में, वह देता है आर्टिकल 161 के अंतर्गत, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। तब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि दोनों में आखिर अंतर क्या है? राज्यपाल भी दे रहा है, राष्ट्रपति भी दे रहा है। अंतर एक है मेरे भाई कि जो राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति दे सकता है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं दे सकता। बाकी मामले में यह लगभग सेम है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते मेरे दोस्त, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 बात करता है कि राज्यपाल के लिए उसके सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा या फिर एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रावधान आर्टिकल 163 के अंतर्गत किया गया है। यह राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। संसद की मंत्री परिषद अलग है जो कि प्रधानमंत्री के लिए होती है। यह राज्यपाल के सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन है जो कि आर्टिकल 163 में है। और आर्टिकल 167 की बात करें दोस्तों तो यह बताता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, यह आर्टिकल 167 में अनुच्छेद 167 में क्या किया गया दोस्तों, इन्हें डिफाइन किया गया है। उम्मीद करते हैं आप यह चीजें समझ पा रहे होंगे, बेहद खास है, ध्यान में रखिएगा कि राज्य की स्थिति कैसी है, राज्य का संवैधानिक तंत्र सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राज्य की गतिविधियां कैसी हैं, प्रशासनिक तंत्र कैसे कार्य कर रहा है, यह सभी जानकारी मुख्यमंत्री किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और किस अनुच्छेद के तहत यह अपना कार्य या फिर दायित्व निर्वहन करता है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। वहीं पर बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 अर्थात आर्टिकल 168 बात करता है राज्य विधानमंडल के गठन की। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ाते समय क्लास में बताया था पॉलिटी के कि हमारे देश में जैसे संसद है, देश में संसद कानून या फिर विधि का निर्माण करती है और उसके 3 अंगों के बारे में हमने बताया था, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों राज्य का भी अपना विधानमंडल होता है जो राज्य के लिए विधि या फिर कानून का निर्माण करती है। और इस राज्य विधानमंडल में उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद कुछ एक राज्यों में ही है। तो दोस्तों यह जो विधानमंडल है राज्य का, इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में अनुच्छेद 168 में जानकारी दी गई है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 169 बात करता है किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों, यह जो विधान परिषद है यह इसके उत्सादन या फिर सृजन की मतलब कि विधान परिषद कहां पर समाप्त किया जाएगा और कैसे निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 169 में है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। वहीं पर दोस्तों आर्टिकल 170 बात करता है विधान सभा के गठन के बारे में। जी दोस्तों, विधान सभा के गठन के बारे में वह 170 में है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर अनुमति। जी हां दोस्तों, जैसे हमने आपको अनुच्छेद 111 पढ़ाते समय बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में जितने भी विधेयक प्रस्तुत होते हैं उनके अनुमति के पश्चात क्या होता है, वह प्रस्तुत किया जाता है। यह संसद में था राष्ट्रपति के विधेयक की अनुमति को लेकर। वहीं पर राज्य विधानमंडल में विधेयकों की अनुमति पर बात होगा तो यह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत होगा, जिसमें कि राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति के पश्चात ही वह प्रस्ताव या फिर विधेयक पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अनुच्छेद 213 की तरफ। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास अपनी अध्यादेश पारित करने की शक्ति होगी। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी हम पढ़ा देख रहे होंगे आप, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को समझने का बड़ा आसान तरीका होता है। आप कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तो एक साथ 2 चीजों को बड़े आसानी से समझ पाएंगे और दोनों चीजें एक साथ आपकी तैयार भी हो जाएंगी। दोस्तों जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ाया था तो आपसे डिस्कस किया था कि हमारे देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते समय में बताया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, वह अध्यादेश जारी करता है। लेकिन राज्य में यदि अध्यादेश जारी करने की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और वह है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, आर्टिकल 213 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछेगा तो 123 के अंतर्गत, राज्यपाल का पूछेगा तो 213 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 कहता है दोस्तों कि सभी राज्यों
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, चाहे वो संघ शासित प्रदेश होंगे चाहे राज्य होंगे दोस्तों, वह सभी के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने एक अलग से वीडियो के माध्यम से उच्च न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल या फिर अनुच्छेद थे, हमने उनकी चर्चा अलग से वीडियो में कर ली है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाइए चैनल के, वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वही दोस्तों हम चले अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों, तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 226 कहता है कि जो भी हाई कोर्ट होंगे उनको रीट जारी करने की शक्ति होगी। देखिए दोस्तों, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था तो आपको मैं बताया था न्यायपालिका पढ़ाते समय, जुडिशरी पढ़ाते समय, कि हमारे देश में 2 ऐसे कोर्ट हैं जो कि क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। वह जो रीट जारी कर सकते हैं वह कर सकता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा कर सकता है दोस्तों हमारे देश के हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और हाई कोर्ट वर्तमान में कितने दोस्तों, वर्तमान में कुल हाई कोर्ट 25 हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है वह जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। वहीं पर जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है वह जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भैया आखिर रीट जारी करता ही क्यों है, क्या आवश्यकता पड़ती है? तो मेरे दोस्तों हमारे संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, रीट जारी करती है। और यह रीट कुल 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही है। इसके अलावा कोई अन्य न्यायालय रीट जारी नहीं कर सकता, ध्यान में रखेंगे। ऐसा यदि पूछ दे सही गलत में कि क्या अधीनस्थ न्यायालय रीट जारी कर सकते, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते दोस्तों अनुच्छेद 233 की तरफ। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जितने भी जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत है। जब हमने जुडिशरी पढ़ाई थी, यदि आप सभी में से किसी ने उसका क्लास देखा होगा तो ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से क्लियर होते हुए चली जाएंगी। जुडिशरी पढ़ाते समय बताया था कि जुडिशरी के 3 प्रमुख चरण हैं। पहले चरण में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरे चरण में आता है आपका हाई कोर्ट और तीसरे चरण में आता है दोस्तों आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च स्तर पर है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर है, और जो जिला न्यायालय या फिर जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं दोस्तों, यह जिला स्तर पर है। अब अधीनस्थ न्यायालय के भी 2 अलग अलग भाग बताए थे हमने क्लास में। एक सत्र न्यायालय बताया था आपका, अलग था दीवानी फौजदारी न्यायालय अलग था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। खैर उसमें हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, जब हम क्लास में अलग से पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 239 के वर्ग क में, या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो 239 क्लॉज ए में। दोस्तों यह बात करता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध को लेकर जो प्रावधान बाद में शामिल किया गया दोस्तों, उसके बारे में। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस आर्टिकल में अर्थात किस अनुच्छेद में व्याख्यायित किए गए हैं, किसमें दिया गया है मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 239 के क में। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 243 बात करता है ग्राम पंचायतों की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायतों की परिभाषा अनुच्छेद 243 में। अब ध्यान से सुनिएगा, 243 फिर 243 क कह लें या फिर ए कह लें, 243 ए में बात किया गया है ग्राम सभा की, जो कि बार बार पूछा गया। अब जितने भी हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 243 में ग्राम पंचायतों की परिभाषा है, पॉइंट नंबर 1। 243 ए में ग्राम सभा है। 243 सी में ग्राम पंचायतों का गठन है, ध्यान रखिएगा गठन है। और वहीं 243 में जो है दोस्तों यह नगर पालिकाओं की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। और 243
थ में दोस्तों यह बात किया गया है नगर पालिकाओं के गठन की। तो परिभाषा और गठन ध्यान से एग्जाम में आएगा तो उसको देख लेंगे कि क्लॉज में त है कि थ है। यदि त रहेगा 243 का तो वह नगर पालिका की परिभाषा को बताएगा। यदि 243 थ रहेगा क्लास में तो वह नगर पालिका के गठन की बात करता है। वहीं पर दोस्तों आज के हम अपने अंतिम आर्टिकल की तरफ चलें तो वह बात करता है अनुच्छेद 243 के क्लॉज YZ की, और यह बात करता है सहकारी समितियों के गठन के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह लेक्चर, यह वीडियो संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने आज जो डिस्कस किए आपको समझ में आई होगी। मेरे दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।